आर्टिकल को तैयार करने के लिए हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ आर्टिकल को तैयार किया था लॉजिक के साथ, और कुछ आर्टिकल हम इस वीडियो में तैयार करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी और भी आर्टिकल हमें तैयार करने होंगे, जिसके लिए हमें क्या 3-4 वीडियो और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखते हैं हम। ठीक है, संसद का गठन। संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। 79 में कहा गया है, आर्टिकल 79 में, कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। ठीक है, ऐसे क्या, राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य में क्या होगा, राज्य विधानमंडल का गठन होगा। जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर राज्य विधानमंडल द्विसदनीय होगा, जहाँ पर विधान परिषद नहीं वहाँ पर एक सदनीय होगा। अब हम आर्टिकल देखते हैं। संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्य के विधानमंडल का गठन किस में होगा, तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था उसी तरीके से हमें आपको निकालना है। हमें क्या करना होता है, इन दोनों डिजिट से एक एक हम कम कर देते हैं। जैसे 9 से 1 कम हुआ, कितना बचा, 8। ठीक है, 7 से 1 कम हुआ, कितना बचा, 6। और एक हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 168। क्लियर हुआ। इन दोनों डिजिट से हमें एक एक कम करना है। 9 से 1 कम हुआ, कितना हो गया, 8। 7 से 1 कम हुआ, कितना हो गया, 6। और ये एक है वो हम अपनी तरफ से लिखते हैं। तो राज्य विधानमंडल के गठन का उल्लेख किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 168 में हो जाएगा। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सृजन का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 169 में। तो हम विधान परिषद के बारे में आपको पता ही होगा कि विधान परिषद के निर्माण के लिए क्या होता है कि विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है, फिर संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जाता है। तो हमें आर्टिकल कैसे निकालना है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 80 में। मैंने बताया था कि इनसे क्या हमें एक एक कम करना होता है, तो हम करते हैं। देखो यहाँ हासिल यहाँ 10 हो गया, 10 से 1 गया, कितना बचा, 9। यहाँ 7 रह गया, 7 से कम हुआ, कितना हो गया, 6। और एक हम एक अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो कितने में हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में। क्लियर। आगे लोकसभा का गठन। लोकसभा के गठन का उल्लेख किस में, अनुच्छेद 81 में है। विधानसभा का गठन किस में होगा, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट से एक एक कम करना है, या ऐसे कहें 11 घटाने हैं। ठीक है, तो देखो 1 से 1 गया 0, 8 से 1 गया 7। ठीक है, और एक हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो विधानसभा के गठन किस अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 170 में हो जाएगा। क्लियर। यहीं से हम विधान परिषद का गठन याद कर लेंगे। आपको पता है कि विधानसभा गठन 170 में, विधान परिषद का किस में हो जाएगा, 171 में हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा ये हो गया। आप एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए। ठीक है, हमने ये अभी जो आर्टिकल किए हुए हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। संसद के सदनों की अवधि। तो आपको पता है कि लोकसभा की जो अवधि होती है प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल सेम उसी तरीके से 5 साल, विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल देखते हैं। संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 83 में है। राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि किसमें होगी, तो देखो 3 से 1 कम करेंगे हम, कितना बचा, 2। 8 से 1 कम किया, कितना हो गया, 7। और एक हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो किसमें हो जाएगा, 172 में। क्लियर। अब इसके बाद संसद सदस्यों की योग्यताएं। संसद सदस्यों की जो योग्यता हैं उसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 84 में। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किसमें हो जाएगा, तो देखो उसी तरीके से हम निकालेंगे। 4 से 1 कम हुआ, कितना बचा, 3। 8 से 1 कम हुआ, कितना बचा, 7। और एक हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 173। क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा, 173। इसके बाद आगे संसद के सत्रावसान और विघटन।
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आपको पता होगा संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। ठीक है, संसद के सत्र, सत्रावसान, सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र का अवसान, सत्र की समाप्ति। तो सत्र की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और सदन का विघटन, सदन का विघटन जो किया जाएगा, जैसे लोकसभा का विघटन है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही यहाँ पर राज्य में विधानसभा का जो विघटन होगा किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें? संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। आपको पता है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे विधान परिषद का विघटन नहीं होता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? किसके लिए विधानसभा प्रस्ताव पारित करे, फिर संसद के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा सदन है जिसका विघटन तो नहीं हो सकता लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है? तो कौन सा होगा आपका? विधान परिषद। क्लियर? तो देखो अब हम आर्टिकल देखते हैं। तो यह 85 है और इसके लिए कितना हो जाएगा? तो सेम उसी तरीके से 5 से 1 कम हुआ 4, 8 से 1 कम हुआ 7 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 174। ठीक है, कितना हो जाएगा? 174। सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, और राज्यपाल का, राज्य विधानमंडल में अभिभाषण। तो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 86 में। तो राज्यपाल के लिए हम कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरीके से 1 कम करो दोनों से। 6 से 1 कम किया 5, 8 से 1 कम किया 7 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो कितने में हो जाएगा? 175 में। क्लियर हुआ? किसमें? 175। ठीक है, तो इस पेज में हमने इनको तैयार किया है, तो आप इन पे एक बार नज़र डाल लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति के दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं। इसी तरीके से राज्यपाल राज्य विधानमंडल में। तो इसका उल्लेख किसमें है? राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 87। राज्यपाल के लिए कितना हो जाएगा? उसी तरीके से निकालो, 7 से 1 कम करो 6, 8 से 1 कम किया 7 और 1 अपनी तरफ से लिख दिया, अनुच्छेद 176। क्लियर? आगे, सदन में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के बोलने व भाग लेने का अधिकार। सदन में मंत्रियों को बोलने का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वही जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? सरकार का विधिक सलाहकार, विधि के मामलों में सरकार को सलाह देना। उसी तरीके से राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होते हैं महाधिवक्ता, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब हम आर्टिकल देखते हैं। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 88 में किया गया है कि अटॉर्नी जनरल को सदन में बोलने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखना, बोलने का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से एडवोकेट जनरल को राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो भी सदस्य नहीं होता है। अब हम आर्टिकल निकालते हैं 88। तो देखो ये 88 में दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल होगा? तो निकालो अब। 8 से 1 कम किया 7, 8 से 1 कम किया 7 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देंगे, तो अनुच्छेद 177 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। उसी तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 178 में है। ठीक है, आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर है वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। क्लियर हुआ? एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्लियर हुआ? तो देखो इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 89 में है। इसी तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख किसमें हो जाएगा? तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, 8 हो गया यहाँ पर, ये 7 हो जाएगा, 1 अपनी तरफ से लिख देंगे तो 178 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी, देखो राज्यसभा, यहाँ विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद लिख लेना यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की घोषणा करते हैं तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 93 में। इसी तरीके से विधान परिषद के सभापति उपसभापति का उल्लेख किस आर्टिकल में होगा? तो हम निकाल सकते हैं, सेम वही प्रोसेस चल रहा है हमारा। देखो 3 से 1 कम हुआ 2, 9 से 1 कम हुआ 8 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। मैंने बताया था दोनों डिजिट से 1 कम कर देंगे हम। 3 से 1 कम किया 2, 9 से 1 कम किया 8 और 1 अपनी तरफ से लिख दिया जाता है। तो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति उपसभापति का उल्लेख। आगे, दोनों सदनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इसका उल्लेख अनुच्छेद 97 में है। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 186 में। सेम वही प्रोसेस चल रहा है हमारा। 7 से 1 कम कर दिया 6, 9 से 1 कम कर दिया 8 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। देखो 97, ये 97 में लिखा हुआ है, हमें 1 कम करना है, 1 कम करना। 7 से 1 कम हुआ 6, 9 से 1 कम हुआ 8 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 186। क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं। संसद सदस्यों की निरर्हताओं का उल्लेख किस में है? तो निरर्हता क्या होती हैं? अयोग्यताएं, जैसे लाभ का पद धारण न करता हो, पागल न हो, दिवालिया न हो, नागरिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि नागरिकता समाप्त हो गई हो, या फिर दल बदल के आधार पर। तो संसद सदस्यों की जो अयोग्यता है, अयोग्यता क्या है कि अगर उसने लाभ का पद धारण किया है, या पागल है, या दिवालिया है, या फिर नागरिकता समाप्त हो गई, या फिर दल बदल के आधार पर। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताएं, तो सांसदों की जो निरर्हता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 102 में है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताएं मतलब अयोग्यताएं का उल्लेख किस में हो जाएगा? 191 में। कैसे हो जाएगा? सेम उसी तरीके से। देखो 102 लिख लिया हमने, 1 कम करना है। 2 से 1 कम हुआ 1 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 से 1 गया 9 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो कितना हो गया? 191। क्लियर हुआ? ठीक। तो आप इस पर एक बार नजर डालो जो हमने इस पेज में आर्टिकल किए हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर कोई सांसद अयोग्यता से ग्रसित हो गया तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? इसका उल्लेख अनुच्छेद 103 में है। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? इसका उल्लेख अनुच्छेद 102 में है। तो देखो, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर कोई सांसद अयोग्य है तो उसका निर्णय उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा। इसी तरीके से यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में होगा। तो हम देखते हैं, तो सांसदों के लिए अनुच्छेद 103 है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? तो 103। देखो हम उसी तरीके से निकाल लेंगे, हमने 103 लिख लिया, 1 कम करना है हमें। 3 से 1 कम हुआ 2, यहाँ 10 हो गई, 10 से 1 कम हुआ 9 और 1 हमने 1 अपनी तरफ से लिख दिया, तो 192 आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं सांसदों के विशेषाधिकार। तो जब आप संसद वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सांसदों के विशेषाधिकार और भी चीज़ें डिटेल से पढ़ोगे कि सत्र चल रहा है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार किया जाएगा तो सदन के अध्यक्ष की अनुमति से किया जाएगा, तो वो हम वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हम आर्टिकल देखते हैं यहाँ पर। तो सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 105 में है। ऐसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 194 में। हमें उसी तरीके से निकालना है। देखो 105 लिख लिया हमने, 1 कम करना है हमें। 5 से 1 कम हुआ 4, यहाँ 10 हो गया, 10 से 1 कम हुआ 9 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, तो कितना हो गया? 194। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? 194। ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के लिए अनुच्छेद 107 में प्रावधान किया गया है।
आपको पता है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। ठीक है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे, या अनुमति दे देंगे, या फिर वीटो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है और सदन उसको पुनः पारित करके भेज देता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से यहाँ पर राज्य विधानमंडल में होता है। यहाँ पर राज्यपाल को एक अधिकार और होता है कि राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति ने उसे पुनः विचार के लिए भेज दिया, सदन उसको पुनः पारित करके भेज देता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये ध्यान रखना है, राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 107। राज्य विधानमंडल के लिए कितना हो जाएगा, सेम उसी तरीके से देखो 107 लिख लिया हमने। हमें क्या करना है, एक एक कम करना है। ठीक है, 7 से 1 कम हुआ 6, यहाँ 10 हो गया, 0 से 1 तो जाएगा नहीं तो यहाँ से ले ली 10 हो गया, 10 से 1 हुआ कम हुआ 9, और 1 हमने अपनी तरफ से लिख लिया 196। क्लियर हुआ। अब इसके बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, कब की जाती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी हम जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, संसद संयुक्त बैठक की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। कब की जाती है, तो ये 3 कंडीशन है। अगर कोई विधेयक एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, पहली कंडीशन। अगर कोई विधेयक एक सदन से पास हो गया, दूसरा सदन उसमें संशोधन चाहता है, इसी बात पर दोनों में मतभेद हो जाता है, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी है कि कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की घोषणा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दो, घोषणा कर सकते हैं, करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की घोषणा की जाएगी, और जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कहने वाला, इन पर संयुक्त बैठक नहीं होती। अब हम राज्य के संदर्भ में देखते हैं, यहाँ पर राज्यपाल को कोई संयुक्त बैठक की घोषणा का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद के अधिकार सीमित हैं। ठीक है, तो हम जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको बताएंगे। ठीक है, आगे धन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया। धन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। किसमें, 109 में। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, धन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 109 में, जबकि धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है, 110 में दी गई है। ठीक है, तो ये अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। पहले पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में कदापि नहीं। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को या तो 14 दिन के अंदर पास कर देगी, पास नहीं करती है तो ही मान लिया जाएगा राज्यसभा से पारित हो गया। जब राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे। राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही। ठीक है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में धन विधेयक, ठीक है, तो यहाँ धन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 198 में। सेम उसी तरीके से हमने आर्टिकल निकाला, 109 है तो हम क्या करेंगे, 1 लेस करेंगे, 9 से 1 कम हुआ 8, यहाँ 0, यहाँ से हासिल ले ली 10 हो गया, 10 से 1 कम हुआ 9, और 1 अपनी तरफ से लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 198। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिलेट करके निकाल रहे हैं आर्टिकल को। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 111 में। ऐसे राज्यपाल के संदर्भ में अनुमति, तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो 111 हमने लिख लिया, 111 है। राज्यपाल के लिए हम कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस, 1 लेस किया जाएगा, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम एक ऐड करते थे, यहाँ एक ऑलरेडी बच रहा है तो कितना हो जाएगा, एक ये है, एक हम अपनी तरफ से रखते थे तो एक एक दो हो जाए। तो राज्यपाल के संदर्भ में अनुमति, विधेयक पर अनुमति देना किसमें, अनुच्छेद 200 में। ठीक है, अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर किस शब्द का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 112 में है। ऐसे ही राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस में होगा, अनुच्छेद 201 में होगा। ये भी उसी तरीके से निकाला जाएगा, 112 और कितना लेस करना है, 1 2 से गया, 1 बचा, 1 से गया, 0 बचा, और एक हम अपनी तरफ से रखते थे और एक ऑलरेडी इसमें बच रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, एक ही है, एक हम ऐड करते थे तो कितना हो जाएगा, 201। क्लियर हुआ। तो देखो ये हमारा दूसरा वीडियो था, इसमें हमने जो आर्टिकल कवर किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या है कि थोड़ी थोड़ी चर्चा भी की है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जो आर्टिकल है समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे इनके, और इसके अलावा हम क्या है कि चैप्टर वाइज भी हम पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है।